नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि ये आने वाले परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ये बात जाननी चाहिए क्योंकि आप भारत के अच्छे नागरिक हो। तो अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है कि हमारे देश दुनिया में अगल बगल क्या चल रहा है वो बातें हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये 1986 के बाद पहली बार हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चेंजिंग लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे शिक्षा पद्धति को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इसी प्रयास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हाल ही में कई केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सहित इसको लॉन्च किया गया है। इसकी क्या भूमिका रहेगी, किन किन क्षेत्रों में क्या बदलाव आने वाले हैं, उन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो एक मैं ब्रीफ आइडिया ज़रूर दे दूंगा, अगर आपको और भी डिटेल में जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं पॉइंट पॉइंट हेडिंग करके पढ़ूंगा, उन हेडिंग की जो महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन में बताने लायक हैं उसको भी मैं कवर करते हुए चलूँगा। जैसे पहला पॉइंट है कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू बी यूज्ड फॉर द एडल्ट एजुकेशनल कोर्सेज आफ्टर द स्कूल आवर्स। आप जानते हो कि हमारे देश में जितने विद्यालय हैं, डेली हर 2-3 नए विद्यालय खोले जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कि आप सुबह 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 बजे तक अगर आपने रेगुलर पढ़ाई कराते हो, तो उसको क्या करो कि कॉम्प्लेक्स बना दो, स्कूल कॉम्प्लेक्स को क्या करो और भी एडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाए। एडल्ट एजुकेशन मतलब अगर मान लीजिए किसी को आईटीआई करना है, किसी को पॉलीटेक्निक करना है, तो उसी विद्यालय में आईटीआई और पॉलीटेक्निक की परीक्षाएं की जाएँ। किसी को हथकरघा उद्योग का ट्रेनिंग लेना है, किसी को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की ट्रेनिंग लेनी है, तो ये सारी बातें एक ही जगह पे काम हो जाए। तो ये आपका विचार है, पहला विचार है। इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि मोर फोकस ऑन द वोकेशनल स्टडी इन द स्कूल्स। वोकेशनल स्टडी से मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा पढ़ें जिससे हम कुछ सीख सकें, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को फोकस करने की बात की जा रही है। अगली बात है कि NIOS टू डेवलप हाई क्वालिटी मॉड्यूल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज। आज के डेट में हम जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं वो आपका विदेशी साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जिसको हम हर देश के एक एक कोने पर साइन लैंग्वेज को यूज कर सकें। तो NIOS का मानना ये है कि हम एक हाई क्वालिटी की साइन लैंग्वेज बनाते हैं और उसको इस लेवल पे ले जाते हैं कि जिससे कि हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज के द्वारा ही हम अपनी पढ़ाई करवा सकें, एंड टू टीच अदर बेसिक सब्जेक्ट यूजिंग द इंडियन साइन लैंग्वेज। और लगभग सभी जितने भी बेसिक इंडियन लिटरेचर होती है उन सभी को हम इस पर्टिकुलर इंडियन साइन लैंग्वेज से पढ़ा सकें। तो ये भी आपका एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलती है वो ये है कि प्री स्कूल सेक्शंस इन केंद्रीय विद्यालय। आप केवी का नाम सुने होंगे, तो केंद्रीय विद्यालय में अभी प्री स्कूलिंग नहीं चलती थी। कक्षा 1 से चलता था, लेकिन कक्षा 1 के पहले जो नर्सरी वगैरह होता है, LKG UKG टाइप का, वो सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो अब ये प्रस्ताव है कि केंद्रीय विद्यालयों में भी हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन को केयर करने के लिए प्री स्कूलिंग की भी प्रोसेस शुरू करेंगे। इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि हम NCC विंग बनाएंगे हर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। ठीक है, तो ये टाइप होगा डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, टाइप हुआ, उसके साथ ये आपका फैसिलिटी को दी जाएगी। इसी तरीके से फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी इन द JNU। JNV का मतलब क्या हुआ कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं, आप जानते हो कि ये बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है। कक्षा 6, कक्षा 5 में के बाद जब लड़का 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहता है, 8 के बाद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो वो एक प्रतिष्ठित विद्यालय है और इससे कई लोग IITs NITs में जाते हैं। तो इसके लिए बोर्डिंग जो है वो फ्री कर दी गई। मतलब कि अगर कोई गरीब छात्र है तो उसको सोशियो इकोनॉमिक रूप से अगर वीकर है तो उन गरीब छात्रों को भी उसमें पढ़ाने के लिए फ्री बोर्डिंग की जाएगी, मतलब फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डेडिकेटेड यूनिट फॉर द डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। आज की डेट में एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसमें कि एक ऑनलाइन लर्निंग के लिए अलग से पोर्टल हो, एक ऑनलाइन लर्निंग के लिए अलग से आपका डेडिकेटेड पोर्टल हो। तो अब क्या किया जा रहा है कि एक ऑनलाइन लर्निंग के लिए डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ही बना दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, पर्पस क्या है इसका, टू बिल्डिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी क्रिएटेड बाय द MHRD
टू लुक आफ्टर द ई एजुकेशन नीड फॉर द बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन और स्कूल के लिए ई लर्निंग प्रोसेस को शुरुआत की जाएगी। अगर आप ये समझें कि ये एजुकेशन पॉलिसी 3-4 साल पहले आई होती तो आज के डेट में इस पेंडेमिक के टाइम में सारे शिक्षा के सभी प्रारूप सुचारू रूप से चल रहे होते, तो ये फ़ायदा होगा आने वाले समय में। अगला पॉइंट जो है कि NEP 2020 मतलब नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC ST OBC इन सभी स्टूडेंट्स को एक्सपांड कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया है। आप जानते हो कि जितने भी गरीब वर्ग के छात्र चाहे SC ST हों OBC हों, तो इन सभी छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत इनको स्कॉलरशिप को और तेज़ी से और अच्छा सपोर्ट स्टूडेंट्स को देने के लिए इसको राजी किया गया है और एक्सटेंड कर दिया गया इसको। अगली बात यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग के लिए, आप जानते हो कि अभी शिक्षक लाइन में अभी 69,000 का विवाद आप सुन रहे होंगे। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय या फिर अच्छे विद्यालय में टीचर बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, तो वो अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो अब बात ये की जा रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए उसको 4 साल का B.Ed करना पड़ेगा, B.Ed डिग्री करनी पड़ेगी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA। इसमें क्या होगा कि क्लास 12th के बाद ही आपको एक 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स दिया जाएगा, जिस कोर्स के अंतर्गत कोई भी आदमी 4 साल का अगर B.Ed करता है तभी वो किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। तो ये चेंजेस इसको समझिएगा। इसी तरीके से कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन। आज की डेट में आप देखते होंगे कि अगर कोई प्रदेश की यूनिवर्सिटी है तो उसका हायर एजुकेशन की अथॉरिटी अलग है। इसी तरीके से UGC आपका अलग चलाती है, CBSE आपका अलग चलाती है। तो अब हायर एजुकेशन के लिए अब MHRD ने क्या किया कि केवल एक पोर्टल होगा, केवल एक आपका रेगुलेटरी बॉडी होगी, वही सभी तरह के हायर एजुकेटरी फंक्शंस को एनालाइज करेगी और उसको वहाँ पे फिट करेगी। जैसे समझिएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया will be set up in a single overreaching umbrella body for the entire higher education in excluding medical and legal education। मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ करके सभी जितने भी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम होते हैं उन सभी को एक पर्टिकुलर कॉमन रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, टू हैव द 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। इसमें क्या क्या होगा समझिएगा, इसके 4 पार्ट बनाए जाएंगे। नेशनल हायर एजुकेटर रेगुलेटरी काउंसिल बनाया जाएगा, फॉर द रेगुलेशन एंड जनरल एजुकेशन हो जाएगा, फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग हायर एजुकेशन ग्रैंड काउंसिल, फॉर फंडिंग, देखिए मतलब फंडिंग करने के लिए और होगा, एक्रीडेशियल काउंसिल NAC, आप जानते हो NAC का नाम खूब सुना होगा। तो एक्रीडेशन मतलब होता है कि किसी को प्रमाणित करना है, किसी कॉलेज को प्रमाणित करना है कि ये कितना योग्य है, उसी आधार पे लड़के लोग एडमिशन लेते हैं। अगली जो बात है, हमने बता दिया कि स्कॉलरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में हमारे इंडिया ने GDP के कंट्रीब्यूशन का 6% आज के डेट में कर दिया है। पहले कितना हुआ करता था, लगभग 1.7%। तो हमारे टोटल GDP का 6% केवल हम एजुकेशन में यूज़ करेंगे। कहने का मतलब एक बड़ा हिस्सा हम एजुकेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो राज्यसभा MP सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आई वेलकम द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। आप एक बार जान लो कि सुब्रमण्यम स्वामी का एजुकेशन के फील्ड में आप उनका अनुभव मान सकते हो, क्योंकि वो खुद IIT के प्रोफेसर रह चुके हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रहे हैं। तो उन्होंने इस कदम का अगर स्वागत किया तो आप समझ सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर में अगर ये सब कुछ अच्छा रहा तो एक अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल सकता है। आई हैड अ डिस्कशन विद द MHRD अर्लियर विद आई हैड ट्वीटेड माई सजेशन वॉज टू एजुकेशन मस्ट बी 6% ऑफ GDP नॉट द 1.7%। और मैंने भी इनका डिस्कशन सुना है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि एजुकेशन के लिए कम से कम 6% GDP का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें HECI का जो हमने हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बताया, तो उसमें क्या है कि कॉमन रेगुलेटरी बॉडी इंटायर हायर एजुकेशन के लिए बनने वाला है, इसको हमने बता दिया। अब क्या है कि वेरियस न्यू प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटीज़। अब जो दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग छात्र हैं, उनको पढ़ने के लिए कुछ अलग से डिसेबिलिटीज़ छात्रों को कुछ अलग से पॉलिसीज़ बनाई गई, जैसे चिल्ड्रन फॉर डिसेबिलिटी विल बी द इनेबल फॉर फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन द रेगुलर स्कूलिंग। क्योंकि आप जानते हो कि अगर रेगुलर स्कूलिंग में उनको आप डाल देते हो तो वो फुल्ली तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सो द प्रोसेस फ्रॉम फाउंडेशन स्टेज हायर एजुकेशन, तो ये आपका हायर एजुकेशन के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको फाउंडेशन से होकर के गुजरना पड़ता है। सो एजुकेशन विद द क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग के लिए हम एक अलग से रिसोर्स सेंटर बनाएंगे, उनको अकोमोडेशन देंगे, उनको असिस्टिव डिवाइस देंगे जिससे कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी जितनी भी क्रियाविधि हैं उसको कर सकें,
और ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे जिससे कि उनको सूट करे उनकी पढ़ाई को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसी तरीके से बाल भवन भी बनाया जाए, हर जिले स्तर पे, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे बाल भवन बनाए जाएंगे जिसमें कि जितने भी स्पेशल चाइल्ड हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी द लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज। आज के डेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में अगर दूसरे क्षेत्र का लड़का जाता है, ठीक है, तो अब जैसे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश आनी ज़रूरी है। क्यों इंग्लिश ज़रूरी है? तो इसलिए अब कहा गया कि भैया देखो, लोकल और रीजनल लैंग्वेज में हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे। किस ग्रेड देंगे, किस कक्षा तक देंगे? कहने का मतलब कि वेयर आर द पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 but preferable till grade 8 and the beyond will be the home language and other tongue language and the regional language। कहना यह है कि 5 तक तो अनिवार्य है, आपको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप कक्षा 8 तक भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अगला पॉइंट है कि इंडियन साइन लैंग्वेज टू बी स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंडियन साइन लैंग्वेज को, जैसे मान लीजिए कोई भी इंडियन साइन लैंग्वेज ISL के नाम से इसको जानते हैं, will be standardized across the country and national and state curriculum materials developed for use of students with the hearing impairment। अब समझने वाली बात है कि जो थोड़ा सा दिव्यांगजन है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है या फिर जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जानते हो कि उसमें ब्रेन लिपि का यूज़ करते हैं। तो अब इस तरह की इंडियन साइन लैंग्वेज का गठन किया जा रहा है जिससे कि वो जो गूंगे हैं, बहरे हैं, ठीक है, जो सुन नहीं सकते, तो उन सभी लोगों को एक ऐसे इंडियन साइन लैंग्वेज के माध्यम से स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाए जो कि पूरे देश में लागू हो। मतलब कि कोई भी अगर मान लीजिए दृष्टिबाधित बालक या फिर मूक बालक अगर किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसको दिक्कत ना हो अगर स्कूल बदलता है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर जो इंडियन साइन लैंग्वेज होती है, तो क्या वो तमिलनाडु में भी इंडियन साइन लैंग्वेज वही यूज़ होती है? आज के डेट में थोड़ा सा अलग है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि इंडियन साइन लैंग्वेज को उसको नेशनलाइज किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा स्कीम है। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। अभी क्या होता है कि देखो, आर्ट साइड जो पढ़ने लगा तो वो आर्ट साइड पढ़ने लगा, जो साइंस साइड पढ़ने लगा वो साइंस साइड पढ़ने लगा, लेकिन अब इसमें कोई भी इतना कड़ा डिवीजन नहीं किया जाएगा। इसमें क्या ये जाएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको आर्ट साइड भी पढ़ना पड़ेगा। सो द स्टूडेंट विल बी गिवन टू द इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द choice of the subject particular in the secondary schools including the subject physical education, art, craft and vocational skills। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि क्लास 12th के लेवल पे भी आपको साइंस और आर्ट साइड दोनों मिक्स करके दिया जाएगा, उसमें कुछ अलग करिकुलम भी रहेंगे। सो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन ऑल स्टेज। अब कोशिश की जा रही है कि जो आपका अभ्यास से संबंधित लर्निंग है, प्रयोगशाला से संबंधित लर्निंग है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जैसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विल बी इंक्लूड द हैंड ऑन लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशंस एंड स्पोर्ट करिकुलम्स। आप जानते हो कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट का नामो निशान नहीं होता, दिन भर लड़के क्लास में बैठते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो ये थ्योरी थोड़ी सी अलग है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागॉगी एंड एमंग द अदर्स एज अ स्टैंडर्ड पेडागॉगी क्लासरूम्स ट्रांजैक्शंस विल बी द शिफ्ट एंड टुवर्ड्स द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एजुकेशन। अब क्या कह रहा है कि कंपटीशन के लिए लड़के तैयार हो पाएँ, वो रियल लाइफ से उस चीज़ों को एज्यूम कर पाएँ, उसको समझ सकें, तो इसके लिए आप क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा। कंटेंट विल बी फोकस ऑन आइडिया एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जितने भी परीक्षा के पाठ्यक्रम होंगे उनको उस बेसिस पे तैयार किया जाएगा जिससे कि वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार हो पाएँ, वो एप्लीकेबल हो रियल लाइफ में। अगला पॉइंट है कि करिकुलर कंटेंट टू बी रिड्यूस। आप जानते हो कि अभी इतना पाठ्यक्रम लाद दिया जाता है कि लड़के दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनको अतिरिक्त किसी भी करिकुलम के लिए समय नहीं मिलता। तो इसमें सुझाव ये दिया गया है कि हम क्या करेंगे, करिकुलर एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करेंगे। सब्जेक्ट टू बी द कोर एसेंशियल्स एंड मेक द स्पेस फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब कि आप नए सोच को बढ़ावा देने के लिए उनको थोड़ा सा माइंड फ्री तो करिए। एंड हॉलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड एंड द डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड द एनालिसिस बेस्ड लर्निंग। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें जैसे कि हॉलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, या फिर कोई डिस्कशन हो चल रहा है, कोई एनालिसिस चल रहा है, तो इस तरह की शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे। NEP 2020 में ये भी बात कही गई है कि एक्सपीरियंसली लर्निंग इन ऑल स्टेज। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को ही प्रमोट करेंगे, इसको मैंने बता दिया। अब NIOS ने क्या कहा है कि हम ओपन स्कूल्स को भी ऑफर करते हैं ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 की शिक्षा के लिए। ओपन विश्वविद्यालय क्या होता है,
आपने सुना होगा कि हायर एजुकेशन के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, पत्राचार के माध्यम से, करस्पॉन्डिंग के माध्यम से ही आप कोर्स कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट दीजिए, आपका पत्राचार से कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन कक्षा 3, 5 और 8 के लिए इन स्टैंडर्ड के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन अब क्या किया गया कि जो NIOS ने स्टेट ओपन जो स्कूल्स होते हैं उनको ऑफर किया कि आप 3, 5 और 8 के ग्रेड के लोगों को आप फॉर्मली उसको स्कूल चला सकते हैं। ग्रेड बट फॉर द इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेड 10 एंड 12 वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोग्राम एंड एडल्ट लिटरेसी ऑफ द लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स को भी आप चला सकते हैं। मतलब कि जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स होंगी वो ओपन विश्वविद्यालय भी दे सकते हैं या फिर ओपन स्कूल भी दे सकते हैं। नेशनल मिशन ऑन द फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू बी द सेटअप बाय द MHRD। MHRD के द्वारा नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्रमोट किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। सो द नेशनल मिशन ऑन द फाउंडेशन ऑफ द लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी द सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल करिकुलम को बढ़ावा देने के लिए टू कैरी आउट द MHRD WCB HFW ट्राइबल अफेयर्स। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, हम जानते हैं कि चाइल्डहुड के पहले हम क्या करते हैं कि प्री स्कूलिंग करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोविजन है उसको थोड़ा सा ठीक किया गया है। सो द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर्स एंड द एजुकेशनल करिकुलर विल बी कैरीड आउट द ज्वाइंटली बाई द। देखिए इसको कई लोगों के कई केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा बनाया गया है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ हैं। जैसे MHRD के साथ कौन कौन आया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको WCD के नाम से जानते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसको HFW के नाम से जानते हैं, और ट्राइबल अफेयर। इन सभी को मिला करके हमने इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लान बनाया है। इसी तरीके से प्रिपरेटरी क्लास ऑफ बाल वाटिका फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। अब इसमें हम क्या करें कि बाल वाटिका क्लास बना रहे हैं। प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूल को क्या बोल रहे हैं हम, बाल वाटिका क्लास बनाएंगे, जो कि 5 साल के कम की उम्र के बच्चों के लिए एडमिशन करेगा। टेक बेस्ट ऑप्शंस फॉर द एडल्ट लर्निंग थ्रू द एप्स, TV चैनल्स एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अभी कोई भी सरकारी तौर पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है लेकिन उतना इफ़िशिएंट नहीं है या फिर उसको अनिवार्य नहीं किया गया जिससे कि लड़के जैसे मान लीजिए इस तरह के पैंडेमिक में फंस जाएँ तो पढ़ लें। तो अब उसको टेक बेस्ड TV चैनल के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से, इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन को हम देने वाले हैं। 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर द स्टूडेंट्स। अभी क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड में आपका मार्क्स लिखा रहता है, फर्स्ट पोजीशन लिखा रहता है, ना उसमें करेक्टर की बात होती है, ना आपके स्पोर्ट करिकुलर की बात होती है, ना आपने एक्स्ट्रा क्या वोकेशनल ट्रेनिंग की है उसकी बात होती है, ना कोई क्रेडिट दिया जाता है, ना कोई ग्रेड बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करना है 360 डिग्री एजुकेशन के हॉलिस्टिक रिपोर्ट ऑफ कार्ड का स्टूडेंट्स है। ठीक है, समझिए ध्यान से। स्टूडेंट विल गेट द 360 हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विच विल नॉट ओनली द इन्फॉर्म अबाउट द मार्क्स। वो मार्क्स के बारे में नहीं बताएगा बल्कि सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताएगा, वो अपने आपके स्किल्स के बारे में बताएगा, अलग अलग पॉइंट के बारे में भी आपको बताएगा। अब समझिएगा कुछ, अब आप जानते हो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेने वाला है हायर एजुकेशन को। जब आप जाते हो तो IIT के लिए अलग एग्जाम होता है, IIT JEE के लिए अलग एग्जाम होता है, मेडिकल के लिए अलग एग्जाम होता है, किसी भी आर्ट साइड में किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अलग एग्जाम होता है। तो उसको क्या किया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल ऑफर द हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम in the science, humanity, language, art and the vocational subject at the least twice every years in the universities। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 2 बार, मतलब छमाही 2 बार ऐसे परीक्षाएं होंगी जिसमें कि एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दूसरा आपका क्या होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर मान लीजिए किसी को BA में एडमिशन लेना है और वो आपका हिस्ट्री से पढ़ना चाहता है तो एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरा आपका हिस्ट्री का टेस्ट होगा, दोनों मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। ये आपका एग्जाम्पल के लिए बताया है। इसी तरीके से वेरिएबल मॉडल फॉर द बोर्ड एग्जाम। आप अभी क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम देते हो तो उसमें सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम होता है, कोई टॉप कर जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो इसमें इसको चेंज कर दिया गया, इसमें इसको एनुअल मार्किंग, सेमेस्टर मार्किंग और मॉड्यूल मार्किंग, 3 तरह की मार्किंग का व्यवस्था कर दी गई। इससे क्या होगा कि एक बर्डन कम होगा। जो लोग ध्यान देते थे कि हमें सेमेस्टर एग्जाम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो हम नहीं पढ़ते हैं, तो अब सतत प्रक्रिया है, हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। So all the subject begin with the mathematics at the 2 levels and the 2 parts of the exam of the objective and the descriptive exam। और जो परीक्षा का प्रकार होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द बोर्ड एग्जाम को रिड्यूस किया जाएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम का महत्व को कम किया जाएगा। ये गलत बात है कि अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इसको एग्जाम को 2 बार, साल में 2 बार इसको कंडक्ट कराया जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और जब साल में 2 बार एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं लड़के ज़्यादा इंगेज रहेंगे पढ़ाई को लेकर के। अगला पॉइंट है कि कोडिंग टू बी द टॉट फ्रॉम द क्लास 6 एंड ऑनवर्ड। कोडिंग को कक्षा 6 से ही लड़कों को पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि उनकी टेक्निकल स्किल भी डेवलप होती रहे। इसी तरीके से एनसीईआरटी को पेडागॉगी डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने के लिए कहा गया है। पेडागॉगी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ाने की जो पद्धति होती है उसको पेडागॉगी कहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पेडागॉगी बनाने की बात की जा रही है एनसीईआरटी को कि आप एक ऐसी पेडागॉगी बनाओ जो कि पूरे देश में लागू हो सके। सो नेशनल करिकुलर एंड द पेडागॉगिकल फ्रेमवर्क्स फॉर द एवरी चाइल्डहुड केयर्स एंड द एजुकेशनल फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ क्लास 8। तो 8 साल के बच्चों के लिए भी पेडागॉगी बनाने जा रहे हैं कि उनको, देखिए समझिए, बच्चों को आप मार करके नहीं सिखा सकते, उनको प्यार से सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है 45,000 एफिलिएटेड कॉलेज को, मतलब 45,000 कॉलेज को चिन्हित किया जाएगा और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। 45,000 एफिलिएटेड कॉलेज इन द कंट्री अंडर ग्रेजुएट ऑटोनॉमी, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विल गिवन टू द कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ क्रेडेंशियल। उनके हर साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे 45,000 कॉलेज को मानक बनाया जाएगा और उनको क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो पॉइंट है नेशनल करिकुलर और पेडागॉगी फ्रेमवर्क की बात हमने कर ही ली है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी 45,000 कॉलेज को देने की बात कर ली। ई कंटेंट इन द रीजनल लैंग्वेज। अभी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर जाओ, ठीक है, अगर आप देखो यूट्यूब देखो या फिर कोई और चैनल देखो, तो वहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो कि रीजनल लैंग्वेज के लिए काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा हो। लेकिन अब रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी के अलावा, ये तो दोनों फेमस ही हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी के अलावा भी कुछ अन्य रीजनल सब्जेक्ट जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया ना, बंगाली भाषा हो गई, तो इन सारी भाषाओं में भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है उसको देने की बात की जा रही है। अब पेडागॉगी करिकुलर स्ट्रक्चर्स में उसको चेंज करने की बात की जा रही है। 10+2 में क्या हो रहा है कि उसके प्रोसेस को मॉडिफाई किया जा रहा है, जैसे कि करिकुलर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, जैसे कि 5+3+3+4, ठीक है, 3 साल के एज से लेकर के 18 साल के एज ग्रुप को डिवाइड किया गया। जैसे 3 साल से 5 साल के ग्रुप को 5 बोला गया। फिर 8 साल से 3 साल मतलब 11 साल, 11 से 3 साल कितना होगा, 14 साल, 14 साल से 4 साल कितना हुआ, 18 साल। तो 3 साल से 18 साल के शिक्षा को एक अलग पेडागॉगी बना करके उसमें विभाजित कर दिया हमने, किसमें, 5+3+3+4 के फार्मूले में। मतलब उनकी पद्धति अलग होगी। 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए पद्धति अलग होगी, 8 से 11 साल के लिए बच्चों के लिए पद्धति अलग होगी, 11 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए पद्धति अलग होगी। ये प्रोसेस बोला जा रहा है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। एक्चुअली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक का 4 साल का जो कोर्स होता है तो उसमें अगर आप बीच में छोड़ देते तो आपको डिग्री नहीं मिलती। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है कि अगर कोई मिडिल में डिग्री छोड़ देता है तो ऐसा कुछ काम बनाया जाए कि जिससे 2 साल या 3 साल में उसको कम से कम प्राइमरी लेवल की डिग्री तो मिल जाए। यही बात है आपका मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम में। कोई मान लीजिए 3 साल बाद आया, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कोर्स करके वो निकल जाए, उसको उसका सर्टिफिकेट मिल जाए। इस तरह की बातें इस पर्टिकुलर चीज़ में की जा रही है। एजुकेशनल पॉलिसी मॉडिफाइड आफ्टर द 30 ईयर्स। आप जानते हो कि 1986 में इसके पहले जो शिक्षा एजुकेशनल पॉलिसी को उसको चेंज किया गया था, ठीक है। अब जा करके इसको एजुकेशनल पॉलिसी को दोबारा रिव्यू किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। IITs जितने भी होते हैं हमारे, उनको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। IITs का मतलब क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड द इंटरप्रिटेशंस। वो प्रपोज कर रही है द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ द इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रांसलेशंस एंड द इंटरप्रिटेशंस व्हाइल आल्सो द लेइंग द सिग्निफिकेंट एम्फेसाइज इन द संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। अब ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था को किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कुछ अन्य तरह की भाषाओं में इन सभी जानकारियों को प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। आप जैसे जानते हो कि अभी JRF होता है, ठीक है, तो मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसी तरीके से आपका अलग अलग तरह के IITs प्रपोज करती हैं आपका कि आप जा करके PhD कर सकते हो, वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। तो एक सिंगल संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और वही क्या करेगी, इसके लिए जिम्मेदार होगी किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल्स। अगला पॉइंट है वो है कि NEP 2020 के अंतर्गत नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशंस एंड द वोकेशनल एजुकेशंस। कहने की बात है कि जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं उसके बाहर भी कुछ वोकेशनल एजुकेशन होती है। जैसे कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो भी टेक्निकल स्किल चाहिए, आज की डेट में ITIs होती हैं, पॉलीटेक्निक होता है, तो इन सारे में जो पाठ्यक्रम हैं
उनको प्राइमरी लेवल में क्लास 11th और 12th में ही पढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जा सको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू बी सेटअप द कैंपस ऑन द आउटसाइड कंट्रीज। सो द हायर परफॉर्मिंग जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कहा जा रहा है कि आप क्या करो कि अपने कैंपस को देश के बाहर जहाँ आवश्यकता है वहाँ भी आप अपने यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करो। ठीक है, उनकी शाखाओं को सेटअप करो। इसके पीछे का हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते हैं कि 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड में हमारा नाम आए। ठीक है, जब प्रमोट करोगे तभी तो आएगा। HRD मिनिस्ट्री टू बी रीनेम्ड एज द एजुकेशन मिनिस्ट्री। सबसे बड़ा यहाँ पे बात है कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री करी जा रही है, शिक्षा मंत्रालय किया जाने वाला है। सो द पॉलिसी ड्राफ्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड, इसका पॉलिसी ड्राफ्ट अप्रूव हो चुका है। द मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज द एजुकेशन मिनिस्ट्री, अ सीनियर HRD मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड। अब HRD मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सेक्रेटरी हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि पॉलिसी ड्राफ्ट बना लिया गया है, जिसके अंतर्गत HRD का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री किया जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है। अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत एकेडमिक बैंक एंड स्टोर क्रेडिट बनाया जाएगा। जैसे कि आप क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम देते हो तो उसकी एक क्रेडिट बनाई जाएगी। कभी कभी परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि 10% हाई स्कूल का, 10% 12th का, 10% आपके ग्रेजुएशन का, तो वो होती है क्रेडिट। तो आप कितनी क्रेडिट गेन करते हो वो आपका सेमेस्टर टू सेमेस्टर या फिर पार्ट बाय पार्ट होगा। तो उसके लिए एक क्रेडिट बैंक बनाई जाएगी नेशनल लेवल पर, और वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगी, ABC होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी लोगों को समझ नहीं आता। सो शैल बी स्टैब्लिश्ड विच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट अर्न। वो डिजिटल स्टोर करेगा जितनी भी आप क्रेडिट अर्न करोगे। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज हैव टू मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए 3 साल या 4 साल का कोई कोर्स है, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल में अगर कोर्स कर लिया, वो आगे नहीं करना चाहता, तो उसके लिए अभी ऑप्शन नहीं है कि वो आपका क्विट कर दे और उसको सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई भी 2 साल का कोर्स करता है तो उसको तीसरे साल में क्या है कि वो क्विट कर सकता है, उसको उतने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कुछ ऐसे ऑप्शन तैयार किए जा रहे हैं। IITs to become the multidisciplinary institutions, opening the doors for the humanities and the students। अब IITs में भी ह्यूमैनिटी की पढ़ाई होने वाली है, लेकिन यहाँ पे लेकिन इसलिए है कि उसको तर्क संगत बनाया जाएगा। ठीक है, उसको रिसर्च बेस्ड बनाया जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि हर यूनिवर्सिटी को, अच्छे यूनिवर्सिटी को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कि हर चीज़ की पढ़ाई हो पाए, क्योंकि अभी IIT वगैरह केवल डेडिकेटेड है आपका रिसर्च सेक्टर के लिए। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बिकम द मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट। 2040 तक हमारा लक्ष्य ये है कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम क्या करेंगे कि उसको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बना देंगे। जैसे मान लीजिए IIT दिल्ली की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट नहीं चलता, तो 2040 आते आते वहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध होगा। वहाँ पे आप कोई आदमी BA भी जाकर कर सकता है, कोई आदमी BSc भी कर सकता है, कोई आदमी लॉ की भी डिग्री ले सकता है। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। इस तरीके से हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी हाईलाइट हो सकते थे आपको टू द पॉइंट बताने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ और बताना बाकी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगा तो कमेंट, हमको अच्छा लगा तो हम उस पर फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो सुझाव भी कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। धन्यवाद।